हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं दुग्ध क्रांति के बारे में, जिसे हम लोग श्वेत क्रांति भी कहते हैं, इसे हम लोग व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहते हैं और इसे हम लोग ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। तो देश की आज़ादी के बाद भारत में दो ऐसे बहुत बड़े रिवॉल्यूशन हुए जिसके वजह से भारत की आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आया, और उसमें से एक हरित क्रांति है जिसके बारे में हम लोग फिर कभी डिस्कस करेंगे, और दूसरा श्वेत क्रांति है जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं। तो देश में व्हाइट रिवॉल्यूशन की शुरुआत कब होती है? तो इसकी शुरुआत 1970 में होती है, और शुरुआत में इसका नाम ऑपरेशन फ्लड था, और देश में 1970 के समय इसे एक अभियान के रूप में चलाया गया था। तो श्वेत क्रांति से डेयरी इंडस्ट्री में काफ़ी बड़े बदलाव आए, और जितने भी गरीब किसान थे श्वेत क्रांति के वजह से उन सभी किसानों को रोजगार मिला, और इस कार्यक्रम के वजह से देखते ही देखते देश में स्वस्थ जानवरों की जो संख्या थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो दुग्ध उत्पादन के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जाने लगा, और अगर देखा जाए तो वास्तव में इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य भारत को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाले देशों की श्रेणी में सबसे ऊपर लेके आना था। और इसी क्रांति ने उस समय भारत को, जो कि एक समय दूध की भारी कमी से जूझा करती थी, उसी भारत को इस क्रांति के बाद दुग्ध उत्पादन में दुनिया में सभी देशों को पछाड़ते हुए दूध के उत्पादन में अपने आप को प्रथम श्रेणी में ला खड़ा किया था। इसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा देश में दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया था। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, जिसे हम लोग एनडीडी भी कहते हैं, और एनडीडीबी का फुल फॉर्म यहाँ पे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड होता है, एंड द एनडीडीबी वॉज क्रिएटेड इन 1965। तो इसे हम लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद जो है देश के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास बहुत महत्वपूर्ण हो गया था, क्योंकि तब न केवल फसल उत्पादन एक समस्या थी बल्कि दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भी देश पिछड़ रहा था। तो दूध और डेयरी के उत्पादों को बाहर से आयात करने से क्या होता था कि देश पर जो आर्थिक भार था वो बढ़ने लगा था। इसलिए 1950 और 1960 में भले ही दुग्ध उत्पादन बढ़ा था, लेकिन एनुअल प्रोडक्शन ग्रोथ इन सालों में निगेटिव रहा था। तो देश की स्वतंत्रता के बाद पहले दशक में एनुअल कंपाउंड ग्रोथ 1.64% थी, जो कि 1960 के अंत तक 1.15% ही रह गई थी। और इस कारण भारत सरकार ने डेयरी सेक्टर में नीतियों में बड़े परिवर्तन किए और दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर होने का प्रयास किया था। तो उस समय भारत के जो प्राइम मिनिस्टर थे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने 31 अक्टूबर 1946 को कंजरी में अमूल की कैटल फीड फैक्ट्री का उद्घाटन किया। उन्हें न केवल इस प्रोजेक्ट के आवश्यकता की समझ थी, बल्कि इसकी सफलता में भी बहुत ज़्यादा रुचि थी। इसलिए उन्होंने गांव में किसी किसानों के साथ एक रात बिताई और कुरियन के साथ देश के विभिन्न हिस्सों में भी बसे किसानों के आर्थिक तरक्की और डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का भी गठन किया उन्होंने। तो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कुरियन का। तो ये जो पूरा मिशन था वो अमूल के जो चेयरमैन थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन, उनको यहाँ पे सौंप दिया गया था, जो कि बाद में एनडीडीबी यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन भी बने। तो अगर हम लोग दुग्ध क्रांति के बारे में बात कर रहे हैं और डॉक्टर वर्गीस कुरियन की बात अगर यहाँ पे नहीं की जाए तो फिर दुग्ध क्रांति यहाँ पे अधूरा है। हम लोग बिना वर्गीस कुरियन के इस क्रांति को पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें ऑपरेशन फ्लड का आर्किटेक्ट के रूप में जाना जाता है। इन्हें हम लोग मिल्कमैन के नाम से जानते हैं, और इन्हें हम लोग श्वेत क्रांति के जनक के रूप में भी जानते हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं अमूल के चेयरमैन डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बारे में। तो मिल्कमैन के नाम से पूरी दुनिया में फेमस डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने अपने आइडिया ऑपरेशन फ्लड से दूध का संकट खत्म करते हैं अपने इस आइडिया से, और डेयरी उद्योग में लगे छोटे छोटे किसानों का शोषण भी ये खत्म कर देते हैं। और सिर्फ 30 वर्षों के अंदर हमारे देश को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश उन्होंने बना दिया। तो मैं आप लोगों के लिए डॉक्टर वर्गीस कुरियन को लेके एक अलग से भी टॉपिक लेके आऊँगा। फिलहाल डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बारे में छोटा मोटा बात यही है। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को हम श्वेत क्रांति के जनक के रूप में भी जानते हैं, और फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं इन्हें हम लोग। और इन्होंने दूध की कमी से जूझने वाले हमारे देश को दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना दिया। इनका जन्म 26 नवंबर 1921 में कोझिकोड केरला में होता है। ये एक क्रिश्चियन परिवार में जन्म लेते हैं, और
9 सितंबर 2012 को 90 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है और हमारे देश में आज इनके जन्मदिन को यानी हर साल 26 नवंबर को हम लोग मिल्क डे के रूप में मनाते हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बात बतला देना चाहता हूँ कि हमने मिल्क डे मनाने की जो शुरुआत है वो 2014 से की है। यानी 2014 को ही हम लोगों ने यह तय किया कि अब से हर साल 26 नवंबर को यानी डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस को हम लोग मिल्क डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन की अगुवाई में चले ऑपरेशन फ्लड के बलबूते ही भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना। और ऑपरेशन फ्लड भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था जिसे दूध उत्पादन को बढ़ावा मिला था। तो हम लोग यहाँ पे यह भी जान लेते हैं कि हमारा जो देश है वह दूध की उत्पादकता की दर में पश्चिमी देशों से बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन देश में मवेशियों की संख्या बहुत ज़्यादा होने की वजह से यह सबसे अधिक दूध का उत्पादन करने वाले देशों की श्रेणी में पहले स्थान पे आती है। तो यूपी, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा भारत में मुख्य दूध उत्पादक राज्य हैं। और इसके अलावा भारत दुनिया में भैंस के दूध का भी सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो चलिए जानते हैं ऑपरेशन फ्लड की सफलता के पीछे के कारण क्या क्या है, क्या क्या थे। तो इसका जो मुख्य कारण है वो पशुपालन में नए नए तरीकों को अपनाना और पशुओं की भोजन सामग्री जो थी वो काफ़ी उन्नत पदार्थों का मिश्रण उसमें अभी किया जाने लगा था। तो यहाँ मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूँ कि ऑपरेशन फ्लड को 3 चरणों में शुरू किया गया था। तो पहला चरण यहाँ पे था 1970 से 1980 के दौरान। तो यह चरण जुलाई 1970 में शुरू हुआ था जो कि 1980 तक चला था। इसका उद्देश्य 10 राज्यों में 18 मिल्क शेड्स लगाना था। ये सभी मिल्क शेड्स 4 बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई मार्केट से जुड़े हुए थे। इस चरण के अंत में 1981 में 13,000 गांवों में डेयरी को ऑपरेटिव विकसित हो चुके थे, जिनमें से 15,000 किसान शामिल थे। पहले चरण में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी द्वारा गिफ्ट दिए गए स्किम्ड मिल्क पाउडर और बटर की सेल की गई थी और इससे ही आर्थिक सहायता मिली थी। एनडीडीबी ने ये प्रोग्राम प्लान किया था और यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ईईसी की मदद से इसकी डिटेल जो है वो डिटेल्स इसकी निर्धारित की गई थी। तो इसका दूसरा चरण 1981 से 1985 के दौरान दूध के भंडार गृहों की संख्या 18 से बढ़ाकर 136 कर दी गई थी, जबकि शहरों में दूध की 290 दुकानें यानी कि आउटलेट्स यहाँ पे खोली गई थी। 1985 के अंत तक ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत 42,50,000 दूध उत्पादकों के साथ 43,000 गाँव के सहकारी समितियों को आत्मनिर्भर बनाया गया था। और 1981 से 1985 तक चले इस चरण का उद्देश्य पहले चरण को भी आगे बढ़ाते हुए कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में भी डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाना था। 1985 में इस चरण के अंत तक 136 मिल्क शेड्स बन गए थे और 34,500 गाँव तक फैले थे और 43,000 गाँवों में 4.25 मिलियन तक दूध का उत्पादन होने लगा था। 1989 तक घरेलू दुग्ध उत्पादन भी 22,000 टन तक हो गया था। और यूएनडीपी भी विदेश एक्सपर्ट्स, कंसल्टेंट और बहुत सारे उपकरण जो है वो भेजकर सहायता उपलब्ध करवा रहा था। और वर्ल्ड बैंक और इसके सहयोगी ने भी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, बारिश आधारित फिश फार्म, स्टोरेज और मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में देश को सपोर्ट किया था। तो इसका तीसरा चरण 1985 से 1996 के दौरान तीसरे चरण में दूध के अतिरिक्त भंडार एवं खरीद के लिए आवश्यक बाजार एवं बुनियादी ढांचे के विस्तार हेतु डेयरी सहकारी समितियों को मजबूत करने पर ध्यान दिया गया और इस चरण में 30,000 नए डेयरी सहकारी समितियों का यहाँ पे गठन भी किया गया, जिसके कारण उस समय देश में डेयरी सहकारी समितियों की कुल संख्या लगभग 73,000 तक पहुँच गई थी। तो दुनिया में उत्पादित कुल दूध में भारत की हिस्सेदारी लगभग 17% है और देश में उत्पादित कुल दूध में संगठित क्षेत्र की लगभग 80% की हिस्सेदारी है, जबकि बाकी के 20% सहकारी समितियों द्वारा निजी डेयरी संघ समान रूप से साझेदार हैं।
तो अब हम लोग थोड़ा जान लेते हैं श्वेत क्रांति के क्या क्या लाभ हुए हम लोगों को। तो देश में दूध का जो उत्पादन था वो बढ़ा, मात्र 40 वर्ष में ही 20 मिलियन मैट्रिक टन से 100 मिलियन मैट्रिक टन हो गया, और ये सिर्फ इस डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट के कारण संभव हुआ। और इस क्रांति ने देश के किसान को ज़्यादा से ज़्यादा जानवर रखने को प्रोत्साहित किया, जिसके कारण देश में 500 मिलियन तक भैंसे और मवेशी हो गए, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है। डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट देश के सभी हिस्सों में हुआ, जिसका फ़ायदा 22 राज्यों के 180 जिलों के 12,05,000 गाँवों को मिला। और यह मूवमेंट अपने विकसित उपलब्धियों और राज्यों और जिलों के सपोर्टिव सिस्टम के कारण बहुत सफल रहा था। समझते हैं श्वेत क्रांति की कुछ हानियों के बारे में। तो श्वेत क्रांति की सफलता को देखकर समझा जा सकता है कि इसकी हानियां बहुत कम थी, लेकिन हाँ, कुछ मुश्किलें थी जिसका सामना दुग्ध उत्पादकों और किसानों को करना पड़ा था। जैसे विदेशी नस्ल के जानवर दूध तो ज़्यादा देते थे, लेकिन उनका यहाँ की परिस्थिति में सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल था। इस कारण उनका भोजन और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी आम ग्रामीणों और प्राइवेट सेक्टर की छोटी कंपनियों पर आधारित बोझ बढ़ जाता था। इस दौरान प्राप्त किए जाने वाले दूध में सभी पोषक तत्व नहीं होते थे, लेकिन स्वास्थ्य पर इसका काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता था। तो लास्टली यह कहा जा सकता है कि भारत में व्हाइट रिवॉल्यूशन की जो शुरुआत है वो किसानों की मदद के लिए की गई थी, और इस क्रांति की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यहाँ पे किसान खुद से ही अपने विकास को सुनिश्चित किया करते थे, क्योंकि विकास के जो सारे संसाधन थे वो किसानों के नियंत्रण में ही हुआ करते थे। तो श्वेत क्रांति का ये टॉपिक आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।